तो इस वक्त की बड़ी खबर आज के रण क्षेत्र के जरिए आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। टॉलीगंज से बीजेपी के आपको बताते चले आगे चल रहे हैं उत्तरपाड़ा सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। चंदनगर सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आपको बताते चले आगे चल रहे हैं। 8106 वोटों से आगे चल रहे हैं। नंदीग्राम में आपको बताते चले मुकाबला ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के बीच में है और इस वक्त शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को फिलहाल के लिए पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शीतलकुची सीट से हालांकि टीएमसी आगे चल रही है। इसका मतलब आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी कई सीटों पर आगे तो चल रही है, लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम से पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजकीय रणक्षेत्र के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दुबराजपुर से बीजेपी आगे चल रही है। राजकीय रणक्षेत्र के जरिए इस वक्त की बड़ी खबर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले रुझानों में टीएमसी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जो आज के रुझान है वो पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। रुझानों में अभी के लिए जो है वो कहीं ना कहीं आपको बताते चले टीएमसी जरूर आगे है, लेकिन नंदीग्राम से फिलहाल के लिए ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। शुभेंदु अधिकारी आगे चले 50,000 वोटों से हरा दूंगा, ये कहना था शुभेंदु अधिकारी का। और आपको बताते चले अभी फिलहाल 8106 वोटों से शुभेंदु अधिकारी बढ़त बनाए हुए हैं। ममता बनर्जी फिलहाल के लिए पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल की आपको हम जानकारी दे रहे हैं। आपको बताते चले 5 राज्यों में आज काउंटिंग हो रही है। एक केंद्र शासित प्रदेश, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में टोटल आज काउंटिंग हो रही है। सबकी नजरें पश्चिम बंगाल पर बनी हुई हैं और इस वक्त की पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। विधानसभा चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी और 8 बजे के बाद लगातार समीकरण बदलते गए। बंगाल के रुझानों में टीएमसी को 151 सीटें हुए मिलती हुई नजर आ रही हैं। बंगाल के रुझानों में आपको बताते चले, लेकिन टीएमसी कहीं ना कहीं आगे जरूर हो रही है। 292 सीटों में 274 सीटों का आपको बताते चले रुझानों में जो है वो 150 सीटों से टीएमसी आगे निकलती हुई नजर आ रही है और बीजेपी प्लस जो है वो 118 पर अभी बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल 274 सीटों पर पश्चिम बंगाल में जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। 292 सीटों पर मतदान हुआ था। 150 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। बीजेपी प्लस जो है 118 सीटों पर अभी बने हुए हैं। ये लेकिन सिर्फ रुझान है। जो फाइनल वोटिंग काउंटिंग जब हो जाएगी फाइनल, आपको बताते चले, उसके बाद ज्यादातर देखा जाता है कि रुझान परिणामों में तब्दील नहीं हो पाते हैं। हालांकि यहां पर आपको यह भी बताते चले कि जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, इसको अगर देखें तो जब बिहार हरियाणा में इलेक्शंस हुए थे तो ये रुझान पूरी तरीके से, और हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र में भी रुझान सही साबित हुए थे, लेकिन बिहार में थोड़ा सा समीकरण गड़बड़ा गया था। तो जो इस वक्त के आपको बताते चले पश्चिम बंगाल का समीकरण है 275 सीटों में से 150 पर टीएमसी आगे। तो आपको बताते चले नंदीग्राम से ममता बनर्जी पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए। राजकीय क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में काउंटिंग लगातार जारी है। बीजेपी प्रवक्ता अजय सैनी, टीएमसी नेता हसन साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले हसन जी आपके पास आऊंगी। टीएमसी में रुझानों में टीएमसी फिलहाल रुझानों में आगे चल रही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन अगर बात करें ममता बनर्जी की, पीछे टिप्पणी आपकी। फिलहाल तो पूरी फिगर सामने नहीं आई है। फिलहाल दीदी पीछे हैं वहां से, नंदीग्राम से जो खबरें आ रही हैं। और आलेनाल 151 सीट पे टीएमसी बढ़त बनाए हुए है और ये अभी फाइनल रुझान नहीं है। और जनता जनार्दन का जो भी निर्णय होगा वो तो देखिए आधे से ज्यादा सीटों पर हसन साहब रुझान सामने आ चुके हैं। 277 सीटों के जो रुझान है वो फिलहाल के लिए सामने आ चुके हैं। 292 सीटों पर मतदान हुआ था। 152 सीटों पर भले ही टीएमसी अभी आगे चलती हुई नजर आ रही है बीजेपी को पछाड़कर, लेकिन कहीं ना कहीं नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार गई। या बयान याद है ना आपको, शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा था? 50,000 सीटों से हरा दूंगा मैं ममता बनर्जी को। अभी तो 8,000 वोटों का डिफरेंस है शुभेंदु अधिकारी और दीदी में। और अभी शायद
12-13 राउंड की ही काउंटिंग हुई है। 13 राउंड की काउंटिंग है। 8,000 की सीटों का अंतर भले ही है, लेकिन अजय जी एक सीट से तो हार जीत तय हो जाती है। अजय जी बिल्कुल, एक एक वोट से हार जीत तय होती है। मैं आपको पल्लवी जी बताना चाहूंगा, और मैं ये और इसमें कहना चाहूंगा कि अब राम जी का वनवास खत्म हो चुका है। अब भव्य स्वागत की आप तैयारी कर लीजिए। आपको सुबह मॉर्निंग से ही पता चल गया है कि बीजेपी को पछाड़ के पीएम से आगे नहीं है। बीजेपी तो आगे बढ़ ही रही है और बढ़ चुकी है, और शाम तक आपको पता लगेगा कि बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है। स्टैंड बीजेपी कहाँ कर रही है, लेकिन ये सिर्फ रुझान है। जैसा कि देखिए हसन साहब ने भी यही कहा कि ये रुझान है, परिणामों में तब्दील हो पाते हैं या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लग रहा है आपने तो लड्डू अभी से बना लिए हैं। देखिए, राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है और स्थापना राम मंदिर की भी होने वाली है, तो जरूर निश्चित ही हर बीजेपी यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर बहुमत से जीतेगी और हमारी सरकार यहाँ बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ममता दीदी, राम का मंदिर अभी उत्तर प्रदेश में बन रहा है, पश्चिम बंगाल में भी राम का मंदिर बनाने जा रहे हैं क्या आप? बिल्कुल वही, राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। राम जी का वनवास खत्म हो चुका है वेस्ट बंगाल से भी। हाँ। तो जो 10 साल का सफर रहा है उसको लोगों ने अब नकार दिया है। अब यहाँ भाजपा की सरकार बनने जा रही है और शाम तक इसका निर्णय भी हो जाए। ठीक है हसन साहब, प्रतिक्रिया आपकी। भाजपा की सरकार बनने जा रही है कहना है अजय जी का। ये तो साहब एक तरह से बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात हो गई। अभी आप रुझानों में ही पीछे हो तो सरकार क्या बिना सीट के बना लोगे? भाई आप रुझानों में आगे हो गए, आपकी सीट निकलेंगी तभी तो आप सरकार बनाओगे। और जहाँ रही बात रामराज की, अरे आपसे अस्पताल भी बना मिले, देश का क्या हाल है ये आप देखिए। अस्पतालों की जरूरत है या मंदिरों की जरूरत नहीं है, अस्पतालों की जरूरत है। 2 लाख से 3 लाख लोग मर चुके हैं। आपको ऐसे समय पे भी शर्म नहीं आ रही है? आप मंदिर की बात कर रहे हैं, आप अस्पतालों की बात कीजिएगा। क्या अस्पताल बनाएंगे आप? और अभी रुझानों में आप पीछे हैं, हो रहे हैं हसन साहब, रुझानों में आप पीछे हैं। नहीं दिख रहा है आपकी सरकार यहाँ से जा रही है, इसलिए आप थोड़ा अपना आपा खो चुके हैं, इसलिए आप मुद्दे से भटक रहे हैं। हम यहाँ आज बैठे हैं वेस्ट बंगाल के चुनाव के लिए। आप मंदिर चुनाव की बात हो रही है, राम मंदिर की बात नहीं हो रही है। आप चुनाव पे बात कीजिएगा, मैंने चुनाव से ही शुरुआत की है और चुनाव पे ही मैंने बात की है। जब आपने राम मंदिर की बात की तो मैंने अस्पताल की बात नहीं है। आप लोगों ने 10 साल में क्या किया आप ये देखिए। आपको जनता क्यों नकार रही है आप ये बताइए। 10 साल में क्यों किया? ममता दीदी अभी क्यों 8,000 से पीछे है? अगर इतना ही विकास किया है तो आगे होनी चाहिए थी, जनता को स्वीकार करना चाहिए था। क्यों जनता नकार रही है? आप इंतजार कीजिएगा। अजय जी हमारी बनेगी सरकार, अजय जी शुभेंदु अधिकारी का जीतना क्या इस बार ये माना जाएगा बीजेपी के लिए कि बंगाल जीत लिया, या फिर बंगाल को जीतना जरूरी होगा? दोनों ही जरूरी होगा। अधिकारी जी का जीतना जरूरी होगा, बंगाल। लेकिन आप तो हवाला देते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ ठीक है, नंदीग्राम से सिर्फ ममता बनर्जी अभी पीछे चल रही हैं। अगर रुझानों की बात करें अजय जी, अगर रुझानों की बात करें तो 157 सीटों पर अभी टीएमसी फिलहाल के लिए आगे चल रहे। रुझानों में फिलहाल के लिए आप पीछे हैं। पूरे पश्चिम बंगाल की अगर हम काउंटिंग की बात करें, हाँ वो बात अलग है कि नंदीग्राम से अभी ममता बनर्जी आगे चल रही है, माफ करिएगा ममता बनर्जी पीछे चल रही है शुभेंदु अधिकारी को आगे कर करके कहीं ना कहीं। तो आप तो कह रहे हैं कि नंदीग्राम में 8,000 सीटों से पीछे चल रही है ममता बनर्जी। अरे बंगाल भी तो पूरा देखिए ना। मैंने यही कहा पल्लवी जी कि शाम तक आप रिजल्ट आ जाइए, ये पता लग जाएगा हसन साहब को भी क्या चाह रही है जनता, क्या नहीं चाह रही। हाँ। और बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है। मैं फिर यही कह रहा हूँ, ममता दीदी की सरकार को जनता ने नकार दिया है। वो अब यहाँ नहीं चाहती कि ममता दीदी की सरकार और यहाँ चले, शासन करे। यहाँ बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी और शाम तक हसन साहब आपको सभी निश्चित हो जाएगा कि क्या हो रहा है, जनता को क्या स्वीकार्य है, ये सब पता चल जाएगा। हसन साहब, ईमान जी मैं भी चैनल पे ही हूँ, आप भी चैनल पे ही हैं। ना तो आप निर्णय बदल देंगे, ना मैं निर्णय बदल दूंगा। बिल्कुल, जो जनता का निर्णय होगा वो सर्वमान होगा और ये रिजल्ट शाम तक आपके सामने भी आ जाएगा और मेरे सामने भी आ जाएगा। हसन साहब, लेफ्ट का गढ़ माना जाता था पश्चिम बंगाल। लेफ्ट का गढ़ माना जाता था पश्चिम बंगाल। 2011 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपना परचम लहराया। लेफ्ट के अगर मैं कहूं कि पूरे शासन को उखाड़ फेंका तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी। और 10 साल तक
बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल पर उन्होंने राज किया, पश्चिम बंगाल की जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया, बहुमत के साथ उन्हें बिठाया। अब लेकिन वहां पर बीजेपी सक्रिय हो चुकी है। थोड़ा सा डर लग रहा है काउंटिंग की वजह से कि कहीं बीजेपी की जीत हो गई तो 2024 का जो वादा था, चुनाव लड़ने जाएंगे प्रधानमंत्री के खिलाफ, डर लग रहा है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार वहां पर बीजेपी ने जो हिंदू मुस्लिम का और मंदिर और मस्जिद का जो जो वहां पर एक कम्युनिज्म का जो प्रचार किया, ये कहीं ना कहीं इस फैक्टर का असर है। और वहां पर जो वोट डिस्टर्ब हमारे हिसाब से जो हुआ, जो हिंदी भाषी वोट था, क्योंकि जो हमारा उत्तर भारत जो आता है, ये बहुत भावात्मक वोटर है यहाँ का। तो ये विकास को भूल के ये वोट करता है हिंदू मुस्लिम पे, मंदिर मस्जिद पे। क्या लगता है बंगाल की जनता ने वोट किन किन चीजों को देख करके किया होगा पश्चिम बंगाल में? ऐसा है ना, बंगाल की जो मेजॉरिटी तो टीएमसी के साथ रही, दीदी के साथ रही, मेजॉरिटी रहेगी, ठीक है, मान लिया, आपकी बात मैं मान लेती हूँ। लेकिन क्या लगता है, अब देखिए मतदान तो हो चुके हैं, मैं सिर्फ राय जानना चाहती हूँ क्योंकि अभी क्या है, अभी रुझान सिर्फ आ रहे हैं। 286 सीटों के रुझान अभी आ चुके हैं, 292 सीटों पर मतदान हुआ था, 286 के आ चुके हैं, 160 पर अभी टीएमसी फिलहाल के लिए आगे चल रही है और बीजेपी प्लस जो है वो 119 पर कहीं ना कहीं सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसा मैं अपने दर्शकों को बार बार ये जानकारी दे रही हूँ कि ये सिर्फ अभी रुझान है, रुझान बदल भी जाते हैं। फाइनल जो परिणाम आएगा वो क्या होता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अभी भी आस अजय जी की बनी हुई है, रुझानों में भले ही पीछे हैं, परिणाम जब आएंगे उसमें हो सकता है आगे हो जाए। अजय जी। बिल्कुल जी, परिणाम भी हमारे फेवर में होंगे और निश्चित ही हम रुझान तो फेवर में नहीं दिख रहा है। नहीं, स्पष्ट बहुमत से आएंगे। आप शाम तक देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत से आएंगे। ममता दीदी की सरकार को नकार दिया है। और बात जहां तक इन्होंने कहा है शासन साहब ने कि हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, बंगाल में पिछले दिनों क्या हुआ, चुनाव से पहले सबने हाल देखा, कितने लोग वहां सुरक्षित है, ये सबने देखा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कैसे व्यवहार किया गया, जितने भी प्रचार वहां गए हुए थे भाजपा, उनको साथ कैसा व्यवहार किया गया। लोगों ने वहां पत्थर भी फेंके उन पे, वहां कईयों का कत्लेआम सड़कों पे हुआ, लहूलुहान हुआ। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी करिए। बड़ी शर्म की बात है हसन साहब, जो लोग आप कर रहे हैं वो उल्टा बीजेपी में ब्लेम कर रहे हैं कि आप किसने क्या किया, बीजेपी क्या हिंदू मुस्लिम कर रही है वहां। आप लोग देखो आप वहां क्या कर रहे हो, क्या प्रदेश की जनता क्या चाह रही है, ये आपको पता लग जाएगा शाम तक। कैसे प्रदेश की जनता परेशान है, त्राही त्राही मची हुई है। दीदी जी को नमस्ते करने की बारी आ गई है, तो दीदी जी को हमारी तो नमस्ते लीजिए और जनता भी नमस्ते शाम तक कर देगी दीदी को। तो आप देख लीजिए क्या होगा शाम तक। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल की जनता किसे नमस्ते करेगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए आज लोकतंत्र का महापर्व है। डेली अजय जी, मैं जब डिबेट करती हूँ तो आप भी रहते हैं, तो बड़ी तू मैं होती है, एक दूसरे पर आप लोग कटाक्ष करते हैं। लेकिन आज लोकतंत्र का महापर्व है। आज 5 राज्यों के जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। सत्ता परिवर्तन हो भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है जैसा आप कह रहे हैं कि शाम तक पता चल जाएगा कि हो सकता है कि असम में आपकी सरकार बनी रहे या फिर पश्चिम बंगाल में हसन साहब अपना झंडा जो गाड़ रखा है ममता बनर्जी ने उसे कोई ना उखाड़ पाए। लेफ्ट का झंडा जिस तरीके से उखाड़ के उन्होंने फेंक दिया था, हो सकता है हैट्रिक लगा जाए ममता बनर्जी। लेकिन हो यह भी सकता है हसन साहब कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी, जमीनी पकड़ बीजेपी ने अपनी मजबूत कर ली, तो बीजेपी भी आ सकती है। संभावनाओं से तो इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये रुझान है और नहीं, रुझान से तो आप खुश हो जाइए। रुझान फिलहाल टीएमसी के फेवर में ही है। लेकिन रुझान से अगर रुझानों की बात की जाए तो आपके लिए तो ये खुशी की बात है। ये तो नाइंसाफी होगी। नहीं, नाइंसाफी नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, ये तो खुशी की बात है ना। कम से कम अभी अगर आप रुझानों की बात करो, रुझान में फिलहाल आप आगे चल रहे हैं भाई, 161 सीटों से आप आगे चल रहे हैं, तो ये तो खुशी की बात है। मैं बस इतना कहना चाहती थी कि देखिए डिबेट्स हम करते हैं आराम से, आप एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, लेकिन आज खुशी का माहौल है। सत्ता परिवर्तन हो सकता है, सत्ता उसी जगह रह सकती है, तो प्यार मोहब्बत के साथ यहाँ पर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों अजय जी? बिल्कुल मैम, हम करने के लिए तैयार है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम के ऐसे आरोप प्रतिरोप न लगाएं। तो मैं बस यही कहूँगा, आपने मंदिर का जब राज शुरू किया तो आपके एजेंडे को मैंने बताया लोगों को। देखिए जनता आपका एजेंडा क्या है वो पता लग जाएगा, वो किसके फेवर में जाएगी।
शाम तक आपको सबको हमको पता चल जाएगा, तो उसी लेकर हम बातें करते हैं। आप फिलहाल देखिएगा, फिलहाल क्या है और वही आगे रहेगा। क्या आगे रहेगा अजय जी, माफ करिएगा हसन साहब, क्या आगे रहेगा? जो रुझान है इन रुझानों में और बढ़त होगी हमारी, 2-4 सीट्स और बढ़ेंगी। देखिए आप बढ़त की बात कर रहे थे, अभी मैंने जस्ट आपको जानकारी दी थी कि 161 सीटों पर अभी टीएमसी आगे चल रही है। आप बढ़त की बात कर रहे थे, यहाँ तो आप पीछे हो चुके हैं, 158 सीटों पर सिमट चुके हैं। आप बढ़त की बात कर रहे थे कि हो सकता है रुझानों में आप आगे पहुंच जाए, लेकिन देखिए किस तरीके से जो सीटों का समीकरण है वो लगातार बदलता जा रहा है। टॉलीगंज से बीजेपी के बाबुल सुप्रियो जो है वो फिलहाल के लिए पीछे चल रहे हैं। यहाँ अपने दर्शकों को मैं जानकारी देती चलूं, पश्चिम बंगाल में तृणमूल 160 सीटों पर फिलहाल के लिए अभी आगे चल रही है। बीजेपी से फिलहाल के लिए टीएमसी आगे चल रही है, 118 सीटों पर बीजेपी प्लस जो है वो बनी हुई है। तो हसन साहब आप तो कह रहे थे कि रुझानों में आप आगे हो सकते हैं, या तो आप पीछे हो गए। तो साहब तो 2 सीट, 1 सीट हमारी नीचे को आई, अभी 161 आपने बताई, अब 160 है, तो 159 भी हो सकती है, 155 भी हो सकती है। तो रुझान अप एंड डाउन तो शाम तक लग रहेंगे। लेकिन परिणाम क्या होंगे? परिणाम क्या हो सकते हैं? चाहिए ना। हाँ, परिणाम क्या हो सकते हैं ये भी बताइए। तो अभी तो हम बहुमत से ऊपर ही चल रहे हैं ना। अजय सैनी साहब जवाब दीजिए, बहुमत से अभी आगे चल रहे हैं बीजेपी के लिए। अजय जी ये टेंशन की बात हो जाएगी अगर 165 सीटों पर जो रुझान में सामने आ रहा है कि फिलहाल के लिए टीएमसी आगे चल रही है, बड़ी टेंशन हो जाएगी बीजेपी के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम बंगाल तो जीत ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ 2024 में प्रधानमंत्री के खिलाफ भी हम चुनाव लड़ेंगे जाकर के। यानी कि विधानसभा चुनाव तो जीत रही है, लोकसभा में भी आपके सामने खड़े होंगे जाकर के। तो टेंशन की बात हो जाएगी अगर 165 सीटों पर जो टीएमसी आगे चल रही है, अगर कहीं ना कहीं ये रुझान जो है परिणामों में तब्दील हो गए तो। आवाज नहीं आ रही है अजय जी आपकी, दोबारा से संपर्क करेंगे, एक बार पीसीआर चेक कर लीजिए। अजय जी की आवाज नहीं आ पा रही है मुझ तक। दर्शक समझ नहीं पाएंगे कि अजय जी आखिर क्या कहना चाहते हैं कि 165 सीटों पर जिस तरीके से टीएमसी आगे चल रही है, ये बीजेपी के लिए टेंशन की बात हो जाएगी। अपने दर्शकों को मैं बताती चलिए, अगर ये रुझान जो है ये परिणामों में तब्दील हो गए और परिणाम में अगर कहीं ना कहीं टीएमसी की जो अभी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि 165 सीटें फिलहाल के लिए रुझानों में है और बीजेपी प्लस 114 सीटों पर बनी हुई है। 120 सीटों तक अभी तक बनी हुई थी, मामला खिसका और आपको बताते चले वोटों का गणित जो है वो अब यहां पर डगमगा गया है किसी तरीके से। अब 165 सीटों पर टीएमसी बनी हुई है। अब बीजेपी के लिए टेंशन की बात को कैसे हो जाएगी ये अजय जी बता देंगे, या फिर अपनी पार्टी को फिर से बचाएंगे। अजय जी आवाज पहुंच रही है अब तक? बिल्कुल पहुंच रही है पल्लवी जी, हमारे लिए कोई टेंशन हो जाएगी क्या? रुझान ऊपर नीचे जाएंगे, हाँ कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे। अरे बीजेपी के लिए नीचे ही आ रहे हैं, ऊपर कहाँ जा रहे हैं अजय जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? लगातार मैं अपने दर्शकों को यह जानकारी दे रही हूँ, टेलीविजन स्क्रीन पर भी आंकड़े उनके सामने है कि बीजेपी किस तरीके से अभी फिलहाल के लिए पीछे चल रही है। 165 सीटें अभी टीएमसी को मिलती हुई नजर आ रही है रुझानों में और बीजेपी 114 सीटों पर अभी बनी हुई है। आप कह रहे हैं रुझान आगे जाएंगे, परिणाम आगे जा सकते हैं, यहाँ रुझानों में आगे नहीं बढ़ पा रही है बीजेपी, परिणाम में कहां बढ़ेगी? तो बीजेपी ने तो हमेशा उलटवारी किया है, रुझानों में बेशक पीछे, रिजल्ट में जरूर आगे आएगी, अब निश्चित ही आएगी। और ये शाम तक आज दोपहर तक तो आप देखिए 1 या 2 बजे तक तो ज्यादातर आपको पता लग ही जाएगा क्या हो रहा है, शाम तक ये पूर्ण निर्णय हो जाएगा। ठीक है हसन साहब, प्रतिक्रिया आपकी। वो तो कह रहे हैं कि रुझान है, कोई दिक्कत नहीं है, कम सीटें हैं, क्या दिक्कत है, परिणाम हमारे पक्ष में होंगे। जी मैडम देखिए, रुझान में भी हम आगे हैं और इंशाल्लाह परिणाम भी हमारे पक्ष में होंगे। तो बाहरी जीतेगा या फिर स्थानीय जीतेगा अजय जी इस बार पश्चिम बंगाल में? हसन साहब ने पहले ही जवाब दे दिया कि स्थानीय जीतेगा जाकर के। अजय जी आपसे सवाल था। ना कोई बाहरी है ना कोई स्थानीय, सब स्थानीय है। अब देखिए इस पर अगर आप अजय जी ये कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में ना कोई स्थानीय है ना कोई बाहरी है, तो मैं फिर सवाल ये करूंगी कि स्थानीय और वर्सेस बाहरी का मुद्दा ही इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा छाया हुआ था। अगर मैं बात करूं विकास की, जिसकी बात आप करते हैं कि विकास की राजनीति जो है वो बीजेपी करती है, तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में जब जोर शोर से रैलियां हो रही थी, एक दूसरे पर जब कटाक्ष किए जा रहे थे, तंज कसे जा रहे थे, तो कहीं पर भी ये बातें सामने निकल के नहीं आई कि इस पार्टी ने ये चीजें नहीं की हैं, ये काम नहीं किया है, मैं आऊंगा, मैं जनता के लिए ये करूंगा आकर के। क्या निकल के आया? बाहरी वर्सेस बंगाली। तो आप ये मत कहिएगा
कि बाहरी कोई नहीं है और बंगाल स्थानीय कोई नहीं है। चुनाव रैलियां इसी मुद्दे पर की आप लोगों ने जाकर के। अब नतीजों का टाइम आया है तो जनता को लुभाने के लिए कुछ भी। अजय जी देखिए पल्लवी जी, जैसे कि आपने भी बताया था, हसन साहब ने भी बोला कि पहले बंगाल फिर प्रधानमंत्री के सपने देख रही है ममता दीदी। पहले बंगाल को बचा ले, पीएम की रेस बहुत दूर है उनके। मुझे नहीं लगता कि उनके अभी कोई ऐसा कोई है जो उनके सामने आ सकता है प्रधानमंत्री की तोड़ के। नहीं तो बाहरी है स्थानीय, आप ये बताइए ना। तो बंगाल में रुझान ऊपर नीचे जरूर होंगे, लेकिन भाजपा को कहीं कोई नुकसान नहीं है। भाजपा कहाँ थी और कहाँ पहुंच रही है ये सबके सामने है, और जनता का निर्णय सर्वोपरि होगा और जनता हमारे फेवर में निर्णय देगी। चलिए तो हसन साहब, इसमें अगर आप कोई भी तकल्लुफ ना कीजिए कि कोई किसके साथ आएगी। जनता का निर्णय आपको दिख जाना चाहिए। अभी तक भी आप कहाँ चल रहे हैं और भाजपा अभी भी कहाँ स्टैंड कर रही है, तो यहीं से आप शुरुआत यहीं से मान लीजिए। हसन साहब जवाब दीजिए। अभी बीजेपी जो थी वो उसकी राजनीति जो थी वो पश्चिम बंगाल में नहीं थी। अब हसन साहब अब वो दिन याद करिए, 2004 का दिन याद करिए, 1998 का दिन, मतलब पहले कि अगर हम इतिहास में जाए, अगर इतिहास उठा के देखे जा करके, तो आज जो आप दोनों लोग एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे, 2004 का वो दिन भी याद करिए जब छोटा भाई बड़ा भाई बन करके एक ही पाले में बैठे हुए थे और जा करके वहां पर चुनाव लड़ रहे थे, जा करके एक दूसरे का समर्थन करते हुए। और अभी आज की तस्वीर ये है कि एक दूसरे के सामने है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए हैं आप दोनों। हसन साहब, सियासत में तो ये चलता ही है, और जब नीतियां नहीं मिल पाती दोनों दलों की तो फिर अलग अलग भी होना पड़ जाता है। तो हमारी पार्टी की नीति जो थी वो सेकुलर नीति है और बीजेपी की कम्युनल नीति है। तो जब नीतियों में हमारा वाजपेयी जी के टाइम तक तो बहन जी का उनसे जुड़ाव रहा, लेकिन जब से मोदी जी आए तो उनकी नीतियों से दीदी का कोई इत्तेफाक नहीं रहा। तो इसलिए तो जब नीतियां अलग हो जाती हैं तो फिर विचारधारा तो जब अलग है, की ये जो लड़ाई है ये प्रधानमंत्री से है या फिर बीजेपी से है? हसन साहब, प्रधानमंत्री से है या फिर बीजेपी से है? क्योंकि अभी आपने कहा, माफ करिए हसन साहब आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि बड़ी खबर सामने आ रही है, टीएमसी को 150 सीटें रुझानों में, बीजेपी को 118 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि बीजेपी अभी जो है वो 115 सीटों पर कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही थी। तो अब रुझानों में बीजेपी फिलहाल के लिए आगे है नंदीग्राम सीट से। अभी आपके जो अभी तक की अपडेट थी आपको बताते चले वही है, शुभेंदु अधिकारी फिलहाल के लिए आगे चल रहे हैं, ममता बनर्जी पीछे चल रही है फिलहाल के लिए। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, बंगाल के रुझानों में टीएमसी को 150 सीटें अभी निकलती हुई नजर आ रही है, मिलती हुई नजर आ रही है। 292 सीटों का रुझान आ चुके हैं, 286 सीटों के रुझान आए हैं, 292 सीटों पर मतदान हुआ था। और जो बड़ी खबर है वो ये है कि फिलहाल के लिए जो टीएमसी मुखिया है ममता बनर्जी 10 साल से सत्ता में बैठी हुई हैं और हैट्रिक लगाने की चाह में कहीं ना कहीं इस बार कि एक बार फिर से वो चुनाव जीत जाएंगी और इस बार हैट्रिक लगा लेंगी। लेकिन ये सपना उनका पूरा होता है या नहीं होता है, ये रुझानों में साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी को आपको बताते चलिए 150 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो 113 सीटों पर बीजेपी बनी हुई है। तो आपको बताते चलिए कि लगातार नंदीग्राम से अभी भी ममता बनर्जी पीछे चल रही है। हसन साहब प्रतिक्रिया आपकी जल्दी से दीजिए, अभी भी पीछे, मतलब रुझानों में ममता बनर्जी आगे नहीं निकल पाई। नंदीग्राम भी जीतेंगे और बंगाल भी जीत रहे हैं, बंगाल भी जीत रहे हैं, नंदीग्राम भी जीतेंगे। चलिए ठीक है, नंदीग्राम भी जीतेंगे। ये जो आप बोल रहे हैं हैट्रिक भी पूरी होगी, हैट्रिक पूरी होगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब, हमारे साथ जुड़े हुए थे, टीएमसी के नेता थे, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ। क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो रणनीति है, जो राजनीतिक समीकरण है वो बेहद अलग है 5 राज्यों से। 5 राज्यों के इस बार आपको बताते चले जो रिजल्ट हैं वो सामने आ रहे हैं। काउंटिंग लगातार जारी है, टीएमसी 167 सीटों से आगे चल रही है। तो लगातार हम आपको अपडेट देते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से 292 सीटों पर मतदान हुआ था, 287 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको बताते चलें कि टीएमसी कहीं ना कहीं 167 सीटों पर, 68 सीटों पर माफ करिएगा, देखिए रुझान है अभी ये, और रुझान क्या है वो बार बार बदलते जा रहे हैं।
लेफ्ट को 3 सीटें मिली हुई हैं। लेफ्ट आपको बताते चले 2011 के अगर पहले की बात करें तो पश्चिम बंगाल लेफ्ट का गढ़ माना जाता था। ममता बनर्जी, और आपको बताते चले जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी कभी छोटा भाई बनकर लड़ती थी ममता बनर्जी के साथ में, लेकिन कांग्रेस से जैसे ही ममता बनर्जी अलग हुई बीजेपी का साथ मिला, लेफ्ट का शासन पूरी तरीके से ममता बनर्जी ने उखाड़ के पश्चिम बंगाल से फेंक दिया। अब उसके बाद वहां पर आपको बताते चले 10 साल से ममता बनर्जी बनी हुई है। अब जो कांटे की टक्कर है पश्चिम बंगाल में वो कहीं ना कहीं टीएमसी और बीजेपी के बीच में ही देखने को मिल रही है। अजय जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, रुझानों में अभी भी आगे नहीं है। देखिए, अब ये मत कहिएगा ये सिर्फ रुझान है। अभी चले गई है, लेकिन इनको बताना चाहूंगा, वो जब उनकी दीदी को ही जनता नहीं स्वीकार रही है तो क्या टीएमसी को जनता स्वीकारेगी? ये बड़ा सोचनीय है और गंभीर विषय, सोचना भी चाहिए और समझना भी चाहिए, समझने की आवश्यकता जरूर है कि जब दीदी पीछे चल रही है तो टीएमसी को जनता कहां स्वीकार करेगी? तो यहीं से समझ जाना चाहिए टीएमसी को कि जनता को स्वीकार्य नहीं है और भाजपा की पूर्ण बहुमत जरूर मिलेगा शाम तक। और आप भी टीवी स्क्रीन पे बने हैं, मैं भी टीवी स्क्रीन पे बना हूं, लोग भी जुड़े हुए हैं, देखते रहेंगे कि शाम तक क्या रिजल्ट आएगा और भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार वहां जरूर बनेगी इस बार। अब देखिए भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है नहीं बनती है, 10 साल का शासन बीजेपी उखाड़ पाती है, ममता बनर्जी का हटा पाती है नहीं हटा पाती है, क्योंकि ममता बनर्जी ऐसी राजनीति के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ऐसी शख्सियत मानी जाती है जिन्होंने अपना परचम लहराया है। पश्चिम बंगाल में 10 साल से शासन कर रही हैं। 2011 के बाद ममता बनर्जी लगातार बनी हुई है। वहां पर लेफ्ट का जहां पे गढ़ था पश्चिम बंगाल, उसको पूरी तरीके से निस्तानाबूद करके वहां पर पहुंची और लेफ्ट आज सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों पर बना हुआ है। 168 सीटों पर फिलहाल के लिए टीएमसी आगे चल रही है। समीकरण क्या है आखिर पश्चिम बंगाल का? प्रदीप जी से पूछ लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रदीप कादियान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या लग रहा है आपको? रुझानों में अभी टीएमसी आगे चल रही है, लेकिन अजय जी कह रहे हैं देखिए भैया ये तो सिर्फ रुझान है, सरकार हमारी। देखिए, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने धरातल में देखे जाए तो वो ज्यादा अच्छी बात है। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जनता ने अपना फैसला वोट डाल के दे दिया है। बाकी अभी 2-3 घंटे के अंदर रुझान जो है रिजल्ट में सब चीज होते चले जाएंगे। और मैं यही कहूंगा कि हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या टीएमसी हो या दूसरी पार्टियां हो, वो अपने जीत के दावे पहले भी करती आई और आज भी कर रही है, उनका हक है, उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन समीकरण क्या कहता है प्रदीप जी? सबसे बड़ा सवाल ये है, देखिए एक जैसा मैं बार बार अपने दर्शकों को भी बता रही हूँ क्योंकि जानकारी देना बेहद जरूरी है दर्शकों को, कि आज जो एक दूसरे के मुख्य मुकाबला प्रदीप जी माना जा रहा है टीएमसी वर्सेस बीजेपी, अभी फिलहाल के लिए पश्चिम बंगाल में चल रहा है। अब पश्चिम बंगाल में हालात क्या बन चुके हैं? 2004 की बात करें, पहले छोटा भाई बड़ा भाई बन के लड़ते थे बीजेपी और टीएमसी। अभी क्या है, दोनों लोग एक दूसरे के सामने है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी पीछे चल रही है, कभी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी एक दूसरे के साथ ही चुनावी मैदान में उतरते थे, अभी एक दूसरे के सामने है। बीजेपी टीएमसी एक दूसरे के सामने है। लेकिन ममता बनर्जी, प्रदीप जी, ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि वो पश्चिम बंगाल की जनता ने उन्हें बेहद प्यार दिया। 10 साल तक वो शासन में रही हैं, रुझानों में भी वो आगे हैं। समीकरण फिलहाल के लिए अभी पश्चिम बंगाल का क्या कह रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की नहीं, देश भर की निर्विवाद रूप से बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। और उन्होंने पश्चिम बंगाल में आम जनता के बीच में रह के जो है राजनीति की है। और उन्होंने जो है वामपंथियों को जो है पश्चिम बंगाल से जो उखाड़ के बाहर फेंका था, जो आपके भी हिसाब से हमारे हिसाब से भी मात्र 3-4 सीटों पे सिमट के रह गए थे, उसको देखते हुए और पिछले 10 साल के उनके शासन को देखते हुए निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि टीएमसी शायद इतिहास रख सकती है, तीसरी बार वो सरकार बना सकती है। अजय जी जवाब दीजिए। देखिए, अब राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रदीप जी, अब उनका समीकरण ये कह रहा है कि हो सकता है ममता बनर्जी हैट्रिक लगा लेंगी। सपना कहीं ना कहीं अधूरा रह सकता है बीजेपी का फिलहाल के लिए। सपना तो सब देख रहे हैं, टीएमसी भी सपना देख रहे हैं कि हम हैट्रिक लगा लें। लेकिन आप एक छोटी सी बात यहीं से लीजिए, आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की पॉपुलरिटी है, दीदी को लोग पसंद कर रहे हैं। अगर दीदी को लोग पसंद करते तो नंदीग्राम से वो पीछे क्यों चल रहे? तो उनको कहीं ना कहीं बहुत मार्जिन से आगे चलना चाहिए था। अगर दीदी की पॉपुलरिटी इतनी ज्यादा है तो उनको आगे चलना चाहिए था। अधिकारी जी क्यों आगे चल रहे हैं? उनको आगे चलना चाहिए था अगर पॉपुलरिटी इतनी है तो। लोगों को समझ में आ चुका है और ममता दीदी की सरकार लोगों को इस बार नहीं चाहिए। अभी रुझान जो मर्जी कह रहे हो, लेकिन एक्चुअल में जो रिजल्ट आएगा जो वो बताएगा कि इसको
जनता चाह रही है, किसको नहीं चाह रही। तो ममता दीदी की पॉपुलरिटी भी खत्म हो चुकी है और सरकार को भी नमस्ते करने का, मैंने पहले भी कहा था, सरकार को भी नमस्ते करने का टाइम आ गया है। जनता को अब नहीं चाहिए टीएमसी की सरकार और इसका रिजल्ट शाम तक आ जाएगा। बाकी सब अपने जनसंघ के टाइम से लगातार ये कहा जा रहा है कि पश्चिम, ये सपना, अगर आप सपने की बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी, सपना था ममता बनर्जी ने, ठीक है, वहां पर ये सपना रह जाएगा उनका हैट्रिक लगाने का, अगर सपने की बात करें, जनसंघ के टाइम से बीजेपी भी तो देख रही है कि पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बन जाएगी कभी ना कभी। देखिए, आगे सब बढ़ना चाहते हैं, जो कोई भी पार्टी हो सब आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए सब अपने लगे रहती है। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी बनती है नहीं बनती है शाम तक पता लग जाएगा। लेकिन आप पॉपुलरिटी की जहां तक बात है, दीदी की पॉपुलरिटी वो नहीं रही है। 10 साल में उन्होंने क्या किया, अगर इतना कुछ किया होता तो मुझे नहीं लगता कि नंदीग्राम से वो पीछे चलती। लोगों ने उन्हें स्वीकार्य कर दिया है, स्वीकार्य नहीं है स्वीकार्य कर दिया है, वो देख लीजिए आप। अभी टाइम आ चुका है, बता देगी जनता भी। प्रदीप जी, बनती नहीं, मान लीजिए रिजल्ट हमारे फेवर। ठीक है प्रदीप जी, देखिए ये तो अभी रुझान है, मोदी जी की वो पॉपुलरिटी नहीं रही है जो 2014 में थी। हाँ। जब मुझे आज भी याद है, रेवाड़ी में उन्होंने सबसे पहले जो रैली की थी उसमें 1 पेंशन और 1 रैंक की बात की थी। लेकिन आज जब कोरोना महामारी में अगर पूरा देश अगर जूझ रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीज पश्चिम बंगाल के जो वोटर थे उनको भी पता लगा है कि एक प्रधानमंत्री और उनकी पूरी की पूरी जो टीम है वो कोरोना से लड़ने के बजाय अगर जो है चुनाव लड़ के सत्ता हासिल करने की बात है तो ये सही कहीं ना कहीं सिर्फ सत्ता को पाने का लालच है। और मैं ये कहूँ आपको, मैं उस चीज में भी ना जाऊं, कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी ने पश्चिम बंगाल के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर बीजेपी की और मोदी जी की लोकप्रियता को भी कम किया है। और किसी भी एक सीट के रिजल्ट को देखते हुए नहीं देखना चाहिए। हमारे पूरे बंगाल के नजरिए से अगर हम देखें तो जो रुझान आ रहे हैं, आपके एग्जिट पोल भी हैं, न्यूज़पेपर में भी हैं। 5 अगर न्यूज़पेपर की बात करूं तो 3 में जो ना टीएमसी के फेवर में जो बात चल रही है, ऐसे तो हवा में तो चल नहीं रही है। और फिर दूसरा जो बीजेपी के खिलाफ कोई बात जाती है, देखिए बीजेपी के पास संगठनात्मक रूप से जो आदमी है वो कम थे। 10 साल से कोई भी पार्टी अगर राजनीति में है और वो सरकार में भी है, मुख्यमंत्री के तौर पे ममता बनर्जी ने वहां पर काम किया, तो संगठन उनका काफी मजबूत है। और मैंने जो ना इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के दौरान देखा है, महिलाएं विशेष रूप से जो ममता बनर्जी को काफी पसंद कर रही है। जवाब दीजिए अजय जी। देखिए, महिलाएं पसंद करती हैं नहीं करती, ये अच्छी इनकी अपनी राय हो सकती है, इसमें मैं कुछ नहीं कहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं बीजेपी के साथ नहीं, ममता दीदी के साथ भी महिलाएं हैं, बीजेपी के भी साथ महिलाएं हैं। महिलाएं सबके साथ हैं, सब पार्टियों के साथ हैं। लेकिन बात इन 10 साल की है कि 10 साल में क्या हुआ, सरकार ने 10 साल में क्या कार्य किए नहीं किए। अब ये प्रदीप जी कह रहे थे कि मोदी जी की पॉपुलरिटी कम हो गई है, कोरोना की देख नहीं रहे, बंगाल के चुनाव में उलझे हुए हैं। वो अपना कार्य जो करना है वो कर रहे हैं। वो जिस लेवल पे बैठे हैं उन्हें पता है मुझे देश में क्या करना है और किस राज्य में क्या करना है। तो मोदी जी अपना काम अच्छे भली बात ही कर रहे हैं, संगठन अपना काम कर रहा है। संगठन को पता है कि उसे क्या कार्य करना है, राज्यों को कैसे चलाना है, किसको क्या निर्देश देने हैं, क्या उपकरण संगठन को लगता है राज्य को कैसे चलाना है, देश को कैसे चलाना है, या फिर बीजेपी को चलाना है ये देश? क्योंकि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है ना, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है ना अजय जी। या फिर आप ये कह दीजिए कि आरएसएस चला रहा है इस पूरे देश को। एक मिनट प्रदीप जी, अजय जी, या फिर आप ये कह दीजिए आरएसएस चला रहा है इस पूरे देश को, जैसा आरोप लगता रहता है आप पर। आरएसएस संगठनात्मक तरीके से काम करता, आरएसएस देश नहीं चला रहा। देश भाजपा चला रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, जो सर्वोपरि है। अभी उनकी कोई पॉपुलरिटी कम नहीं हुई है। आगे चुनाव आएगा उसमें भी पता चल जाएगी संगठन या बीजेपी। अभी कोई ऐसा संगठन की रणनीति पर अगर पश्चिम बंगाल में अगर मान लेते, क्योंकि रुझानों में तो अभी भी आप पीछे चल रहे हैं, दर्शकों को अपने जानकारी दे दूं मैं कि अभी भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी 108 सीटों से आगे चल रही है, पीछे चल रही है अगर मैं कहूं। टीएमसी के फिलहाल की अगर बात करूं, टीएमसी 175 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। लेफ्ट की सीटें जहां पर 3 थी, अभी लेफ्ट सिर्फ और सिर्फ रुझानों में 1 सीट पर बनी हुई नजर आ रही है। मतलब अब देखिए कि एक टाइम पे गढ़ था लेफ्ट पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का गढ़ था,
और आज जो है वो कहीं ना कहीं शून्य पर सिमटती हुई लेफ्ट नजर आ रही है। आदर्श में आपको बता दें 5 सीटें हैं, आदर्श में कांग्रेस भी आती है और छोटी मोटी पार्टियां जो पश्चिम बंगाल की हैं वो भी हैं। अब बीजेपी को आपको बताते चले 168 सीटें हैं अभी फिलहाल के लिए पश्चिम बंगाल में रुझानों में, और तृणमूल कांग्रेस जो है वो लगातार रुझानों में बढ़त बनाए हुए। हालांकि यहां पर मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि ये सिर्फ रुझान है, परिणामों में ये रुझान कितने तब्दील हो सकते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। अजय जी, फिर भी मेरा सवाल वही, संगठन या बीजेपी? अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत जाती है तो, हालांकि रुझानों में आ गया, अगर जीत जाती है तो संगठन की जीत होगी या फिर बीजेपी की जीत होगी? आपने संगठन का नाम लिया, इस वजह से मेरा सवाल है। संगठन की जीत होगी, निश्चय ही संगठन ही हर किसी को सर्वप्रिय बनाता है, संगठन की जीत होगी। मैं ये कहूंगा कि एक आदमी की जीत नहीं है, पूरे संगठन की जीत है। प्रदीप जी जवाब कार्य होता है। प्रदीप जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं इस पूरे मामले पर। बंगाल के अंदर देखिए, मैं निश्चित तौर पर निर्विवाद रूप से कहता हूँ, अगर ये जीत होती है पश्चिम बंगाल में और बीजेपी सरकार बनाती है तो ये मोदी जी की जीत होगी, क्योंकि मोदी का करिश्मा एक बार फिर चलेगा। लेकिन अगर मैं आज फिर बता रहा हूँ, अगर ये बीजेपी हारती है तो ये संगठन की हार बोलेंगे, क्योंकि बीजेपी ने या आरएसएस ने हमेशा ही जो है प्रधानमंत्री को बैक किया है। अगर कोई अच्छा काम होता है तो प्रधानमंत्री जी उनका श्रेय लेने के लिए आगे आते हैं, और अगर कहीं कुछ गलत होता है तो वो संगठन के ऊपर मढ़ दिया जाता है। तो आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी और अजय जी जो बार बार संगठन का नाम ले रहे हैं, सिर्फ इस वजह से है कि एक तरीके से ये अपना एक साइड सेफ कॉर्नर लेके चल रहे हैं। जीत हो गई तो प्रधानमंत्री ने प्रचार किया, प्रधानमंत्री के कार्यों की वजह से वहां पर जीत हुई है, और अगर हार हो जाती है तो संगठन की विफलता रही। प्रदीप जी, ये सच्चाई है। देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री जब बढ़ चढ़ के किसी भी स्टेट इलेक्शन में इतने जोर शोर से भाग लेता है और उसकी जो पार्टी है अगर वो सरकार ना बना पाए तो निश्चित तौर पे ये प्रधानमंत्री की ही हार होती है। और नैतिक रूप से अगर ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कोरोना के चलते वैसे भी उनकी किरकिरी हुई है। और इन पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे इस इलेक्शन को लड़ा है, 7-8 चरण में जो इन्होंने धुआंधार प्रचार किया है, प्रधानमंत्री जी सारी चीजों को छोड़ के जो है वो बंगाल के अंदर स्टे किया उन्होंने, धुआंधार रैलियां उन्होंने की है, वर्चुअल रैली भी की है उन्होंने, और लोगों से मार्मिक अपील भी की है। और मैं ये कहूँ कि गेटअप भी रविंद्रनाथ जी की तरह बनाया है उन्होंने, हूबहू उन्होंने बंगाल के आदमियों के साथ रचने बसने की कोशिश की है। अगर उसके बावजूद भी अगर बीजेपी ये इलेक्शन हारती है तो निश्चित तौर पर यह हार मोदी जी की हार होगी। और कार्यों की नहीं होगी। अजय सैनी जी जवाब दीजिए। मैं प्रदीप जी से पूछना चाहूंगा, आप ये बताइए कि भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता थे, अगर हम संगठन की बात कर रहे हैं, तो टीएमसी ने उनके साथ क्या व्यवहार किया इलेक्शन से पहले? तो कहीं ना कहीं उनको अपना डर सता रहा था, तभी वो उन पे हमले बोल रहे थे। खून की होलियां सड़कों पे खेली गई है प्रदीप जी, ध्यान रखिए आप, आपने देखा होगा। इलेक्शन कमीशन ने एक उनको पता था कि यहाँ वापसी होने वाली नहीं है। अजय जी की बात पूरी होने के बाद कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो टीएमसी के द्वारा किया गया है, मैं इस चीज को मानने से इनकार करता हूँ। क्यों? देखिए एक एक करके आप सुनिए मेरी बात प्लीज, दोनों लोग सुनिए। लगातार मुझे अपने दर्शकों को अपडेट भी देनी है इस पूरे मामले की, कि 5 राज्यों में 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के नतीजे आज आ जाएंगे। 5 राज्यों का माफ करिएगा इतिहास जो है वो आज तय हो जाएगा। इतिहास के पन्नों में आज की तारीख 2 मई कहीं ना कहीं दर्ज हो जाएगी। अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो जनसंघ के टाइम से जो सपना था बीजेपी का कहीं ना कहीं वो पूरा हो जाएगा। जमीनी पकड़ अपनी मजबूत करने के लिए जिस तरीके से बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में सक्रिय थी वो पूरा हो जाएगा। लेकिन इतिहास यह भी बन जाएगा कि अगर ममता बनर्जी जीत जाती हैं तो हैट्रिक लग जाएगी यहां पर ममता बनर्जी की। दोनों मेहमानों से गुजारिश, एक एक करके अगर बात रखेंगे आप दोनों भी एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे, इसके साथ साथ मेरे दर्शक भी, क्योंकि लगातार मुझे अपडेट देनी है सारे राज्यों की और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय। अजय जी बात पूरी करिए। देखिए, मैं फिर बताना चाहूंगा कि टीएमसी के लोगों ने जो भाजपा का संगठन था उसके साथ क्या किया, चुनाव से पहले आप देख सकते हैं, सभी टीवी चैनलों के माध्यम से दिखाया गया। हमारे जितने भी प्रचारक थे वहां प्रचार करने गए थे, उनके साथ क्या हुआ, देश में क्या, एक प्रदेश के अंदर क्या संगठन के साथ खून की होली खेली, सबने देखा। ये कहीं ना कहीं टीएमसी को डर था कि कहीं ना कहीं ये अपने संगठन को मजबूत कर ले यहाँ और टीएमसी का पलटवार कर दे, भाजपा की सरकार बन जाए।
लेकिन जनता भी नहीं समझदार है, जनता ने सब देखा है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और जनता इस बार पूर्ण हमारा साथ देगी, यानी कि भाजपा का साथ देगी, वो भाजपा की सरकार बनेगी। अभी आंकड़े ऊपर नीचे जरूर हो रहे हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट हमारे फेवर में होगा। और जिसकी सबसे बड़ी शुरुआत ममता दीदी इससे वहां से हुई कि ममता दीदी पीछे चल रही है। अगर जनता को स्वीकार्य था तो ममता दीदी बहुत मार्जिन से ऊपर चलनी चाहिए थी, ना कि नीचे चलनी चाहिए थी। तो लोगों को टीएमसी को ये जानने की जरूर आवश्यकता है कि लोग क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे। तो मेरा इतना ही कहना है। और मोदी जी की पॉपुलैरिटी ना कम हुई है ना होगी, वो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। मोदी जी की पॉपुलैरिटी ना कम हुई है ना कम होगी। प्रदीप जी, दिल्ली का इलेक्शन याद नहीं है इनको जी, दिल्ली का इलेक्शन याद नहीं है जहाँ पर 63 सीटें आई थी 70 में से आम आदमी पार्टी की। यही हाल शायद पश्चिम बंगाल में भी होने वाला है, और फिर जो ना बीजेपी के नेता मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। अगर ये इलेक्शन ममता बनर्जी जीत जाती है तो वह इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगी। इससे बड़ी जीत ममता बनर्जी की नहीं हो सकती। ये हैट्रिक लग जाएगी फिर। प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यही है, आप भी यही कह रहे हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ जैसा मैं लगातार अपने दर्शकों को जानकारी दे रही हूँ कि लेफ्ट का गढ़ था, पश्चिम बंगाल शासन चलाती थी लेफ्ट कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ जब ममता बनर्जी आई तो उन्होंने पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। आज के डेट में मैं आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी कि लेफ्ट की एक सीट नहीं है, शून्य पर कहीं ना कहीं लेफ्ट सिमटती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बेहद अगर बीजेपी को रुझानों में 105 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो एक तरीके से सेकंड लार्जेस्ट पार्टी यहां पर अभी बीजेपी जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। प्रदीप जी, समीकरण क्या कहता है? क्योंकि लगातार कांग्रेस, देखिए कांग्रेस से अलग हुई थी ममता बनर्जी। पार्टी बीजेपी बनने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी ने काफी मेहनत की इस इलेक्शन में, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। इन्होंने पूरी ताकत यहाँ पर घोषित कर दिया, लेकिन बावजूद इनका संगठन यहाँ पर कमजोर था। इन्होंने पहले जो है ना इनको बहुत हल्के में लिया ममता बनर्जी को, और उसका खामियाजा निश्चित तौर पर बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अजय सैनी जी, जवाब दीजिए, क्या आपको लगता है कि लगातार सिर्फ इसी में पड़ी रह गई बीजेपी? क्योंकि अभी देखिए, अभी तो खैर रुझान है 105 सीटों पर, पहले 108 सीटें थी, अभी 105 सीटों पर बीजेपी है। तृणमूल कांग्रेस, अपने दर्शकों को मैं बताती चलूं कि 179 सीटें रुझानों में फिलहाल के लिए टीएमसी को यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। अब जैसा कि प्रदीप जी कह रहे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अब उनका विश्लेषण ये कह रहा है अजय जी कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जीत सकती हैं, क्योंकि रुझान जो है वो कहीं ना कहीं सभी लोगों का, वोटर्स का, महिलाओं का, वहां की सबका जो है अभी जो प्यार है वो ममता बनर्जी के लिए कम नहीं हुआ है। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा पल्लवी जी, नंदीग्राम को मत लेके आइएगा ऐसे, फिर मैं ये कहूंगी कि टीएमसी अभी पूरे तरीके से आगे चल रही है। अगर नंदीग्राम में ममता बनर्जी कह दीजिएगा तो ज्यादा अच्छी, क्योंकि इनका कहना है कि मोदी जी से अच्छा शासन देश के अंदर ममता दीदी चला सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक विशेषज्ञ है, ये हास्यास्पद होगा कहना, ये जरूर टीएमसी के प्रवक्ता हो सकते हैं। भैया एक बात बताइए यार, 79 सीटें अगर बीजेपी आगे लीड कर रही होती तो आप जो ना ढोल बजा रहे होते। कहाँ थी और आज कहाँ है? एक मौजूद विपक्ष तो ये अभी तक आप ढोल बजवारे होते हैं, और किसी भी चीज को स्वीकार करना चाहिए आदमी को। हमने ये नहीं कहा कि बीजेपी ने मेहनत नहीं करी है, मैंने ये कहा कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है वहां पर। पूरी ताकत झोंकने के बाद भी अगर रुझान, लेकिन जैसा हम लगातार दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी, बीजेपी ने पूरी ताकत हरियाणा में भी झोंकी थी, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति के तहत वहां पर बीजेपी ने सरकार बनाई। बीजेपी ने पूरी ताकत महाराष्ट्र में भी झोंकी थी, लेकिन महाराष्ट्र में किस तरीके से सरकार नहीं बन पाई, अपनी ही पार्टियां बागी हो गई, अपने ही संगठन के जो पार्टियां थी वो बागी हो गई, और उसकी वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। हालांकि बिहार में सरकार जरूर बनी, लेकिन उसके बाद केरल का, उससे पहले का अगर मैं लेके चलूं तो हाल क्या हुआ था बीजेपी का, वो तो जग जाहिर है। अब जिस तरीके से लगातार समीकरण बदलते जा रहे हैं, देखने वाली बात यह होगी कि 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में सरकार आखिर किसकी बनती है, किसके सर ताज सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, दोनों मेहमानों का, अजय सैनी जी, प्रदीप कादयान जी, राजनीतिक विश्लेषक, और बीजेपी के प्रवक्ता अजय सैनी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। राजकीय रण क्षेत्र में लगातार हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि किस तरीके से 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, मतदान हुआ था, 6 अप्रैल से स्टार्टिंग हुई थी, और उसके बाद आपको बताते चले पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान हुआ था। सबसे ज्यादा चरणों में मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ,
पश्चिम बंगाल पर इस बार सबकी निगाह टिकी हुई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जमीनी स्तर पर पकड़ बनाने में कहीं ना कहीं बीजेपी जरूर मजबूत हो गई है। अगर हम रुझान को देखें 106 सीटों पर अभी बीजेपी फिलहाल के लिए आगे चल रही है, और टीएमसी की बात करें तो 178 सीटें अभी के लिए टीएमसी को मिली हुई नजर आ रही है। पल पल की अपडेट आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइए।